तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर है आपका दूसरा। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो ना देखी हो ट्रांसमिशन की, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी गई है, आप वहाँ पर क्लिक करें और देख सकते हैं। और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दें, हमारे चैनल पर आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सभी सब्जेक्ट के MCQ टाइप क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि वोल्टेज हाई होने पर धारा का मान कैसा हो जाता है। ऑप्शन है आपके कम, ज़्यादा, शून्य या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कम। देखिए, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दें या आप कहीं पर साइड में कॉपी में नोट कर लें कि वोल्टेज हाई होने पर धारा का मान कम हो जाता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप, जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है वो भी आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्या कहेंगे हम? देखिए, वोल्टेज हाई होने पर धारा का मान कम हो जाता है, जिससे आपका वोल्टेज ड्रॉप भी आपका क्या कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कम। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है, यदि ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस 60 से 120 किलोमीटर हो तो कितने केवी का वोल्टेज प्रवाहित होगा। मतलब कि आपका कहना है, अगर आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी अगर दूरी 60 से 120 किलोमीटर है तो उसमें जो प्रवाहित वोल्टेज है वो कितने केवी का होगा। तो इसके आपके ऑप्शन हैं 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी या 132 केवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 66 केवी। अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस 60 से 120 किलोमीटर है तो उसमें कितनी 66 केवी का वोल्टेज प्रवाहित होगा। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, भारत में हाई ट्रांसमिशन की AC वोल्टेज कितनी है। भारत में हाई ट्रांसमिशन की AC वोल्टेज कितना है। भारत में हाई ट्रांसमिशन का AC वोल्टेज कितना है। तो इसके आपके ऑप्शन है 220 केवी, 66 केवी, 33 केवी या 400 केवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 400 केवी। ठीक है, जो आपकी भारत में हाई पावर ट्रांसमिशन है उसकी वोल्टेज कितना है AC में? 400 केवी। ठीक, इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न आता है, लाइन इंडक्टर का सिंबल और यूनिट बताइए। जो आपका लाइन इंडक्टर होता है, हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में अच्छे से डिटेल से समझाया था। लाइन इंडक्टर, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, आपको तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल से बताया था। ठीक, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप इसके पहले वाली वीडियो देखें, उसमें हमने आपको डिटेल से समझाया है। देखिए, तो लाइन इंडक्टर का सिंबल और यूनिट कितनी होती है। तो आपकी जो लाइन कंडक्टर है उसका आपका सिंबल होता है क्या? आपके ऑप्शन है R, C, L या इनमें से कोई नहीं। ठीक, आपका इसका सही आंसर क्या है? L। जो आपका लाइन इंडक्टर होता है उसका सिंबल होता है L और इसकी यूनिट होती है क्या? इसको हम किस में लिखते हैं? हेनरी प्रति किलोमीटर। ये होती है इसकी यूनिट और ये इसका सही आंसर है क्या? सिंबल। देखिए, आपको बता दें सभी लोगों को, अगर जिसने इसके पहले वाली वीडियो ना देखी हो, देखिए ये है आपका लाइन रेजिस्टेंस, इसका सिंबल होता है R और यूनिट होती है ओम प्रति किलोमीटर। लाइन इंडक्टेंस का सिंबल होता है L और यूनिट होती है हेनरी प्रति किलोमीटर। जी जो क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लाइन कैपेसिटेंस का आपका सिंबल होता है C और यूनिट होती है फैराडे प्रति किलोमीटर। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न आता है, ट्रांसमिशन लाइन में प्रतिरोध बढ़ाने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप और पावर फैक्टर और I² लॉस कैसा हो जाता है। आपके इसमें 4 MCQ क्वेश्चन को मिलाकर एक MCQ क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आपके वैसे इसमें 4 MCQ क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ट्रांसमिशन लाइन में, जो ट्रांसमिशन लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में प्रतिरोध बढ़ाने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज ड्रॉप और पावर फैक्टर और आपका I² लॉस कैसा हो जाता है। आपके ऑप्शन है बढ़ जाती है, घट जाता है या 0 हो जाता है या कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है? बढ़ जाती है। जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें प्रतिरोध बढ़ाने के कारण आपका वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप और पावर फैक्टर और I² लॉस बढ़ जाता है। ठीक, ये चारों चीज़ें बढ़ जाती है कब? जब आपके ट्रांसमिशन लाइन में प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक, तो जैसे ही प्रतिरोध बढ़ जाता है तो ये चारों चीज़ें आपकी बढ़ जाती है। आपके जो MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा उसमें से इन चारों में से कोई एक पूछ सकता है।
इसके बाद हमारा छठवां प्रश्न आता है, ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक काम क्या होता है। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन है जो, उसका बेसिक काम क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन को सब स्टेशन के साथ जोड़ना। आपकी ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक काम क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन, मतलब जहाँ पर आपकी विद्युत ऊर्जा बन रही है, बिजली या लाइट बन रही है, उसको सब स्टेशन से जोड़ना। मतलब सब स्टेशन जहाँ पर हमारे पावर हाउस वगैरह है, तो ये हमारे क्या है, सब स्टेशन है, यहाँ पर जोड़ना होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का कार्य पूछे क्या होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का कार्य होता है सब स्टेशन से हम तक बिजली पहुँचाना। हमारे खम्भे जो लगे हैं आरसीसी के, उन तक बिजली पहुँचाने का काम किसका होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का। ट्रांसमिशन का कार्य होता है सब स्टेशन से, जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक पहुंचाना, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का कार्य होता है सब स्टेशन से हम तक बिजली पहुंचाना। ठीक है, तो आपके 2 MCQ टाइप क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। इसके बाद आती है आपकी बारी सातवें क्वेश्चन की, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है। जो आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, तो इसके आपके ऑप्शन है 10 kV, 11 kV, 20 kV या 30 kV। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 20 kV। आपकी जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 20 kV। इसके बाद आता है हमारा 8वें नंबर का प्रश्न, वोल्टेज ज़्यादा होने पर धारा का मान कम हो जाता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप कैसा हो जाता है। जब आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक, तो धारा का मान कम होगा, और इससे आपका क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप कैसा हो जाएगा। तो देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं, ये दूसरा रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, इसमें आप बताएं, इसका ऑप्शन है ज़्यादा, शून्य, कम या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोई नहीं। हमने आपको नोट करने के लिए भी कहा था कि जब आपका वोल्टेज हाई होगा तो आपका धारा का मान कम हो जाएगा, जिससे वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, कम होगा। तो आप इसको ज़रूर से नोट कर लें। 9वें नंबर का प्रश्न आता है हमारा, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है आपका VS - VR/VR × 100। आपसे वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पूछेगा और आपके 4 ऑप्शन कोई भी लिख देगा, वो उसमें से एक आपका ये वाला सही होगा। इसके बाद देखिए इसको आप नोट कर लें, जो आपकी हाई वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो कंडक्टर के आसपास बोलवेट रंग की लाइट उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि जब आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें आपकी हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। समझिए, आपकी ट्रांसमिशन लाइन में जब हाई वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो उस कंडक्टर या तार के आसपास एक बोलवेट रंग की, मतलब हल्के बैगनी कलर की, ठीक है, हिंदी वालों के लिए हल्के बैगनी कलर की लाइट उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। 11वें नंबर का प्रश्न हमारा आता है। 11वें नंबर का प्रश्न है, देखिए आपकी जो सिंगल वुडपोल होता है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 7 से 11 मीटर। हम आपको ये डिटेल में पढ़ा रहे हैं। इससे अगर आप MCQ क्वेश्चन बनाएंगे तो इससे 4 से 5 MCQ क्वेश्चन केवल 11 नंबर के प्रश्न में से बनेंगे। ठीक, तो हम आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको, अगर आपने जो बुक से नहीं पढ़ा है या डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो आपकी जानकारी यहाँ पर हो जाए उस चीज़ की। जो सिंगल वुडपोल है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई होती है 7 से 11 मीटर, और पृथ्वी में गहराई होती है 1.5 से 2 मीटर तक। ठीक है, 1.5 से 2 मीटर। आपका जो डबल वुडपोल होता है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई होती है 11 से 13 मीटर, और पृथ्वी में गहराई होती है 2 से 2.5 मीटर। ठीक है, जो सिंगल वुडपोल है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होगी, 7 से 11 मीटर। अब आपसे पूछ सकता है वो सिंगल वुडपोल की लंबाई कितनी होती है, तो ऑप्शन में आपकी अगर ये 4 आपके रख दे तो आप ये वाला सही लगाएंगे। ठीक, 7 से 11 किलोमीटर, 7 से 11 मीटर सॉरी। और गहराई पृथ्वी में कितनी होती है, 1.5 से 2 मीटर। इसके बाद अगर हम जीवन काल की बात करें तो आपका जो सिंगल वुडपोल है, सिंगल वुडपोल का जीवन काल होता है लाइफ टाइम, ठीक, 15 से 20 वर्ष। आपका जो सिंगल वुडपोल है उसकी जीवन काल होता है 15 से 20 वर्ष, और डबल वुडपोल का जीवन काल होता है 20 से 25। देखिए आपको जैसे पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा, सिंगल और डबल, तो इसका डबल कर देंगे इसमें, 15 से 20 इसमें और 20 से 25 इसमें। ठीक, इसके बाद सिंगल वुडपोल में जो लाइन वोल्टेज है, सिंगल वुडपोल में लाइन वोल्टेज है तो उस कितना होता है, 22 kV होता है, और डबल
वुड पोल में आपका लाइन वोल्टेज कितना होता है 66 से 132 kV। तो आपके इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन में बन गए, आपके MCQ टाइप क्वेश्चन। अगर आपसे उसमें पूछे वो कि सिंगल वुड पोल का जीवन काल कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 15 से 20 वर्ष। ठीक, इस पर आप टिक लगाएं। अगर आपसे पूछे सिंगल वुड पोल में लाइन वोल्टेज कितना होता है, तो आप लगाएंगे 22 kV किलोवाट। अगर आपसे पूछे डबल वुड पोल में जो लाइन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, तो आप लगाएंगे 66 से 132 kV। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 12वें नंबर का प्रश्न। ट्रांसमिशन लाइन में विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हम लाइट या विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, सभी लोगों को पता है, कंडक्टर का, तार का। ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तार का। 13वें नंबर का प्रश्न आपका आता है पावर सिस्टम में फ्रिक्वेंसी में कितना वाइब्रेशन मान्य है। जो आपकी पावर सिस्टम है उसकी फ्रिक्वेंसी में कितना वाइब्रेशन मान्य है, तो आपके ऑप्शन है +-40%, +-20%, +-2% या +-3%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, +-3%। जो आपकी पावर सिस्टम है उसमें फ्रिक्वेंसी में कितनी वाइब्रेशन मान्य है, 3%। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 15वां नंबर का प्रश्न। ठीक, निम्न में से भारत में मानक विभव जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं है। निम्न में से भारत में मान्य विभव नहीं है। 33 kV मान्य है, 66 kV मान्य है, 11 kV भी मान्य है, लेकिन आपका 99 kV भारत में मान्य नहीं है। यह आपका रूस, जापान, अमेरिका इन सब जगहों पर मान्य है 99 kV, लेकिन भारत में मान्य नहीं है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा मानक विभव भारत में मान्य है, तो इन तीनों में से आपका कोई भी एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा, उसमें से आपको इन तीनों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, 16वें नंबर का हमारा प्रश्न आता है कि भारत में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कितना है। भारत में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कितना है, इसके आपके ऑप्शन है 33 kV, 132 kV, 66 kV या 400 kV। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा, 400 kV। मतलब आप 400 kV तक हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर सकते हैं ट्रांसमिशन में। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न हमारा आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होता है, देखिए आपको ये चारों पढ़ना है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन और प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने वोल्टेज कितना होता है। ठीक है, आपको चारों को पढ़ना है। इसके हम बता दें, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में कितना होता है, आपके ऑप्शन है 11 kV, 440 kV, 230 kV वोल्टेज या 33 kV। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 33 kV। जो आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन है, ठीक, आपको उन सभी को पढ़ना होगा। बुक में से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और अगर आपको बुक में से नहीं पढ़ना है और अगर आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर की कोई भी सब्जेक्ट एकदम डिटेल में पढ़ना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट की लिंक दी हुई है, आप वहां पर क्लिक करें और पढ़ सकते हैं। ठीक है, 18वें नंबर का हमारा प्रश्न आता है लॉन्ग ट्रांसमिशन में परिचालन वोल्टता ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। आपका जो लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है उसमें आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, आपके ऑप्शन है 100 kV, 20 kV, 20 से 100 kV या 33 kV। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा, 100 kV। इसके बाद हमारा 19 नंबर का प्रश्न आता है पिन टाइप इंसुलेटर का निर्माण कितने kV तक किया जाता है। जो आपका पिन टाइप इंसुलेटर होता है उसका निर्माण कितने kV तक किया जाता है। इसका आपके ऑप्शन है 11 kV, 66 kV, 33 kV या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 33 kV। जो आपका पिन टाइप इंसुलेटर है उसका निर्माण 33 kV तक के लिए किया जाता है, 33 kV तक के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका 33 kV से ज़्यादा वोल्टेज के लिए किस टाइप के इंसुलेटर का यूज करते हैं। जो आपका 33 kV से ज़्यादा वोल्टेज के लिए किस टाइप का इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन है पिन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंसर टाइप इंसुलेटर या सेकल टाइप इंसुलेटर। तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा, बी। ठीक, सस्पेंसर टाइप इंसुलेटर। इसके बाद आते हैं हमारा 21 नंबर का प्रश्न। अगर आपको सभी इंसुलेटर पढ़ना है तो आपको वीडियो में पढ़ाए गए हैं। ठीक, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। 21 नंबर का हमारा प्रश्न आता है जहां हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, जहां हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है वहां हम कौन सा कंडक्टर का यूज करते हैं। जहां हमको ज़्यादा पावर की यूज होती है
ज़रूरत होती है वहाँ हम कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 22 नंबर का प्रश्न आता है, कितने केवी से ज़्यादा वोल्टेज पर कोरोना उत्पन्न होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने केवी से ज़्यादा वोल्टेज पर आपका कोरोना उत्पन्न होता है। देखिए आपके ऑप्शन है 100 केवी, 300 केवी, 144 या 66 केवी। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 300 केवी। 300 केवी से ज़्यादा वोल्टेज पर आपका क्या होता है, कोरोना उत्पन्न होता है। इसके बाद 23 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसमिशन में दो चालकों के मध्य चमकदार डिस्चार्ज का होना क्या कहलाता है। ट्रांसमिशन में दो चालकों के मध्य चमकदार डिस्चार्ज का होना क्या कहलाता है, आपका कोरोना। जो आपकी वोल्वेट कलर की लाइट उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक, इसके बाद आता है आपका 24 नंबर का प्रश्न, ट्रांसमिशन लाइन सामान्यतः प्रचालित होती है। ट्रांसमिशन लाइन सामान्यतः प्रचालित होती है कितने पर, 132 केवी से 220 केवी या 30 से 66 केवी या 11 केवी या 415 केवी पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 132 से 220 केवी पर आपकी ट्रांसमिशन लाइन प्रचालित होती है। इसके बाद हमारा 25 नंबर का प्रश्न आता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयुक्त आरसीसी पोल में दो पोलों के बीच की दूरी। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ठीक, जो आपने अपने मोहल्ले में जो खम्भे देखे हुए हैं ना, आरसीसी के खम्भे, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 30 से 40 मीटर, 60 से 100 मीटर या 80 से 100 मीटर या 100 से 300 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए, ठीक, और नॉलेज के लिए भी है। तो दो आरसीसी पोल के बीच की दूरी होती है कितनी, 60 से 100 मीटर। इसके बाद 26 नंबर का हमारा प्रश्न आता है, लकड़ी के पोल को उपयोग किया जाता है। लकड़ी के पोल को उपयोग किया जाता है किस में किया जा सकता है, 22 केवी से 22 केवी, 33 केवी, 11 केवी या 66 केवी। मतलब कि आपकी जो लकड़ी का पोल है उसको कितने केवी पर यूज किया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है, 22 केवी। 22 केवी या 22 वोल्ट, 22,000 वोल्ट। हम आपको अभी आगे बताएंगे कि 22 केवी 22,000 वोल्ट को कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, वोल्ट को केवी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो 27 नंबर का हमारा प्रश्न आता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है। जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, इसके पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, शॉर्ट ट्रांसमिशन शायद। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, 10 केवी, 20 केवी, 20 से 100 केवी या 100 केवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 20 से 100 केवी। जो आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसमें आपका वोल्टेज 20 से 100 केवी, ठीक है, होता है। इसके बाद आपका 28 नंबर का प्रश्न आता है, वितरण लाइन में प्रयुक्त ACSR तार में स्टील तार का कार्य है। ACSR आपका एक कंडक्टर होता है, ठीक, इसका आपका फुल फॉर्म हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, वितरण लाइन में प्रयुक्त ACSR तार में स्टील तार का कार्य है तार को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, C है आपका तार की लंबाई बढ़ाना, D आपका B ऑप्शन है आपकी तार की चालक बढ़ाना, और कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, तार की यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। आपके तार को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आता है आपका 29 नंबर का प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा गया है, देखिए, निम्न में से किस वोल्टेज पर सामान्य विद्युत उत्पादन नहीं होती है। ठीक, नहीं होती है, गौर करिएगा, नहीं होती है पूछा है यहाँ पर। निम्न में से किस वोल्टेज पर आपकी जो विद्युत उत्पादन है वो नहीं होती है। तो आपके ऑप्शन है 6.6 केवी, 11 केवी, 8.8 केवी या 13.2 केवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 8.8 केवी। 8.8 केवी पर आपकी विद्युत उत्पादन नहीं होती है। 30 नंबर का प्रश्न है आपका, भारत में सामान्य पोल प्रयोग किए जाते हैं। जो आपके भारत में सबसे ज़्यादा पोल या खम्भे जिसको हम कह लें वो उपयोग किए जाते हैं, वुड पोल, टावर टाइप, RCC या GI पोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, RCC। आपने देखा होगा रोड वगैरह पर ज़्यादातर RCC पोल लगे हुए होते हैं। ठीक है, हाईवे वगैरह पर नहीं, रोड पर आपके मोहल्ले गली मोहल्ले में आपके RCC पोल ज़्यादा लगे हुए होते हैं। इसके बाद हमारी बारी आती है 31 नंबर प्रश्न की। देखिए, आवासीय क्षेत्र में वितरण लाइन होती है। आवासीय क्षेत्र में वितरण लाइन किस प्रकार की होती है, ये इसमें पूछा गया है। 2 फेस 2 वायर या 3 फेस 3 वायर या 3 फेस 4 वायर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, 3 फेस 4 वायर।
आपसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है कि 3 फेज 4 वायर आपकी किस क्षेत्र में वितरण लाइन होती है, तो आप लिखेंगे क्या, आवासीय क्षेत्र में, जहाँ पर रहनास हो, ठीक, जहाँ पर आप रहते हैं गली मोहल्ले में आपकी 3 फेज 4 वायर काम करती है। इसके बाद 32 नंबर का प्रश्न आता है, वितरण लाइन में जहाँ अंतिम पोल हो तथा अथवा लाइन समकोण पर निकाली जाती है, वहाँ किस प्रकार के इंसुलेटर का यूज करते हैं। सीधा सा आप समझें कि जैसा कि हमने मान लिया कि ये हमारी वितरण लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तो इस वितरण लाइन का यहाँ पर अंत हो गया, ठीक है, इस वितरण लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर हम कौन से टाइप के इंसुलेटर का उपयोग करेंगे, ये इसमें पूछ रहा है। आपकी ट्रांसमिशन लाइन के अंत पर अंतिम बिंदु पर हम कौन से इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, तो आपका इसमें ऑप्शन है पिन टाइप, सेल टाइप, स्टेन टाइप या डिस्क टाइप। तो इसका सही आंसर क्या है, सेकल टाइप। सेकल टाइप इंसुलेटर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का जहाँ पर अंत हो रहा हो, ठीक। इसके बाद आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि 3 फेज 4 वायर टाइप की सप्लाई होती है, 3 फेज 4 वायर टाइप की सप्लाई होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी जो 3 फेज 4 वायर टाइप की सप्लाई होती है वो आपकी कैसी होती है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके बाद 34 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन उत्तम है, निम्न में से कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन उत्तम है, मतलब अच्छा है। इसका आपके ऑप्शन है 2%, 20%, 50% या 100%। तो आपके इसका सही आंसर क्या होगा, 2%। 2% आपका सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन उत्तम है, ठीक है। इसके बाद 35 नंबर का प्रश्न आता है आपका, ओवरहेड लाइन में चालकों के बीच अचालक होती है, मतलब जो आपके चालक हैं तार, ठीक, उनके बीच अचालकता का कार्य कौन करता है, अभ्रक, चीनी मिट्टी, बिटुमेन या शुष्क हवा। शुष्क हवा मतलब गीली वायु जो आपकी बारिश वगैरह के मौसम में चलती है, ओस वगैरह, उसको हम कहते हैं शुष्क हवा, ठीक। इसके बाद आता है 36 नंबर का प्रश्न, डाई इलेक्ट्रिक के कारण जो हानि होती है उसे क्या कहते हैं। अब ये प्रश्न आप बताएंगे कि डाई इलेक्ट्रिक के कारण जो हमारी हानि उत्पन्न होती है उस हानि को हम क्या कहेंगे, ठीक, अंदाज़ा लगाइए आप लोग भी, कोरोना लॉस, दोनों, डाई इलेक्ट्रिक लॉस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक लॉस। जो हमारी डाई इलेक्ट्रिक के कारण हानि उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक लॉस। करंट तथा रेजिस्टेंस के कारण उत्पन्न लॉस को क्या कहते हैं, करंट तथा रेजिस्टेंस के कारण उत्पन्न लॉस को हम क्या कहते हैं। इसमें आपके ऑप्शन है कोरोना लॉस, कॉपर लॉस, डाई इलेक्ट्रिक लॉस या रेडिएशन लॉस। इसका सही आंसर क्या होगा, कॉपर लॉस, ठीक है। जो आपकी करंट और रेजिस्टेंस के कारण उत्पन्न लॉस को हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं। इसके बाद 38 नंबर का प्रश्न है आपका, ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होने वाली हानि से जो कॉस्ट या व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं, रनिंग कॉस्ट कहते हैं। देखिए आपकी दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, और आपकी दूसरी होती है रनिंग कॉस्ट। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो आपकी स्थिर रहती है और रनिंग कॉस्ट आपकी घटती बढ़ती रहती है, ठीक। 39 नंबर का प्रश्न है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 230 से 400 वोल्ट के लिए यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 230 से 400 वोल्ट के लिए यूज करते हैं। देखिए आपके ऑप्शन है स्ट्रेन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, सेकल इंसुलेटर या सस्पेंशन इंसुलेटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकल इंसुलेटर। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 230 से 400 वोल्ट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, सेकल इंसुलेटर यूज करते हैं। देखिए अब आपको हमने जैसे कहा था कि ACSR का फुल फॉर्म हम आपको आगे बताएंगे। देखिए ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर, ठीक। आप इसको कहीं पर नोट कर लें, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स कंडक्टर, ठीक। लास्ट का कंडक्टर अगर आप ना लगाएं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसका फुल फॉर्म है ACSR का। देखिए इसका उपयोग लंबे ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। जो आपके लंबे ट्रांसमिशन लाइन होते हैं वहाँ पर हम ACSR का उपयोग करते हैं। इसका भार कम होता है और तनाव शक्ति ज़्यादा होती है, मतलब इसका जो वजन है वो कम होता है और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा तान सकते हैं, तनाव शक्ति ज़्यादा होती है, ठीक है।
इसके बाद हमारा 41 नंबर का प्रश्न आता है कि एवीसी केबल क्या होती है। देखिए एवीसी केबल का फुल फॉर्म हम जानते हैं पहले, एरियल बंच्ड कंडक्टर केबल का यूज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वहाँ करते हैं जहाँ आबादी या इमारतें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, AERIAL BUNCHED कंडक्टर। ठीक है, आप लिख ले, इसको नोट कर ले कहीं पर। ठीक, इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमारी आबादी ज़्यादा हो, ठीक, या इमारतें ज़्यादा हो। इसके बाद 42 नंबर का प्रश्न है, कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कंडक्टर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सॉलिड कंडक्टर और एक होता है आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर। देखिए सॉलिड कंडक्टर जो होता है वो आपका एकदम ठोस होता है, और आपका जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है वो छोटे छोटे उसमें तार लगे हुए होते हैं। जो आपके स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं, स्टैंडर्ड जिसको हम तार कह लें, तो तार इसके अंदर आपके छोटे छोटे तार काफ़ी होते हैं, जो इसलिए आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर महंगा होता है और सॉलिड कंडक्टर आपका क्या होता है, सस्ता होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कंडक्टर सबसे महंगा होता है या सस्ता होता है, तो अगर आपसे महंगा पूछे तो स्टैंडर्ड कंडक्टर, और अगर आपसे सस्ता पूछे तो सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, इसके बाद 43 नंबर का प्रश्न है, ए टाइप वुड पोल की लंबाई होती है। ए टाइप वुड पोल की लंबाई कितनी होती है, 13.65 मीटर या 12.75 मीटर या 11.65 मीटर या 13.75 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12.75 मीटर। ठीक है, इसके बाद आता है 44 नंबर का प्रश्न, एच टाइप वुड पोल की लंबाई। एच टाइप वुड पोल की लंबाई कितनी होती है। एच टाइप वुड पोल की आपकी लंबाई होती है, जो आपकी एच टाइप वुड पोल की लंबाई होती है कितनी, 13.65 मीटर। ठीक, इसके बाद देखिए ये चीज़ नोट करने के लिए है आपके, टाइप ऑफ टावर, ऊंचाई और टावर का आधार। टावर का आधार, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है टावर का आधार। टाइप ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई और टावर का आधार। ठीक है, ये है आपके ए टाइप टावर। जो आपके ए टाइप टावर होते हैं इनकी ऊंचाई होती है 29.12 मीटर, और इनकी जो टावर का आधार होता है वो 9.5 इंटू 9.5 मीटर। ठीक है, जो आपका बी टाइप टावर है इसकी ऊंचाई होती है 29.28 मीटर, और इनकी जो टावर का आधार होता है वो 11.7 इंटू 11.7 मीटर होता है। सी टाइप टावर हमारे जो होते हैं इनकी ऊंचाई होती है 30.08 मीटर, और इनकी जो टावर का आधार होता है वो 15x15 मीटर होता है। इसके बाद 46 नंबर का हमारा प्रश्न आता है, ट्वेलर स्टील पोल की लंबाई होती है। ट्वेलर स्टील पोल की लंबाई कितनी होती है। ट्वेलर स्टील पोल की लंबाई होती है, आपके ऑप्शन है 11 मीटर, 14 मीटर, 18 मीटर या 9 मीटर एवं 8.5 मीटर। ठीक है, आपकी तो ट्वेलर पोल स्टील पोल की लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर या 8.5 मीटर। 47 नंबर का प्रश्न है, 6.6 kV। 6.6 kV आपका मतलब इसका क्या है। ठीक है, यह व्यक्तिगत बिजली, आपकी जो 6.6 kV है इसको हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पर। यह व्यक्तिगत बिजली घरों की जनन वोल्टता है, जिसे कारखाने, मिलें, उद्योगों आदि में पहुँचाया जाता है। अगर आपसे वो MCQ क्वेश्चन टाइप में पूछें कि कारखाने मिलों या औद्योगिक क्षेत्रों में या ऑफिस वगैरह में जो हमारे बड़े बड़े औद्योगिक हैं वहाँ पर आने वाली बिजली कितने kV की होती है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 66 kV की। ठीक है, इसके बाद 11 kV पर अगर हम आते हैं 48 नंबर का प्रश्न, यह भारत की सभी राजकीय विद्युत परिषदों के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाली पुरानी बिजली घरों की जनन वोल्टता है। ठीक है, जो आपका 11 kV वोल्टेज है ये हमारा क्या है, ये हमारी जो भारत में सभी राजकीय परिषद, मतलब भारत में जितने भी पावर हाउस हैं उन सभी पर कितनी आती है, 11 kV की वोल्टेज आती है, 11 kV आती है। ठीक है, इसके बाद 33 kV के बारे में हम जानेंगे। 33 kV क्या है, यह रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि प्रगतिशील देशों में प्रतिष्ठित बिजली घरों की जननी वोल्टता है। मतलब कि जो आपके रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ठीक, ये प्रगतिशील देश हैं, यहाँ पर पावर हाउस जो है वहाँ पर कितने की वोल्टेज आती है, 33 kV की। ठीक, और हमारे जो भारत के पावर हाउस में 11 kV की। तो आपसे अगर पूछ ले कि रूस, अमेरिका और जर्मनी, इन तीनों में से एक कोई पूछ ले, इनके पावर हाउस या प्रगति देशों में
प्रतिष्ठित बिजली घरों की जननी वोल्टता कितनी है? तो आप लिख सकते हैं 33 kV। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने आपको कन्वर्ट करना बताया। अगर आपका 66 kV लिखा हुआ है तो आप kV हटाकर अगर वोल्टेज में चेंज करना है, वोल्ट में, kV को वोल्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, kV में से हटाकर यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। kV में जो भी संख्या होगी उसमें हम वोल्ट में जब भी चेंज करेंगे तो 3 जीरो लगा देंगे। देखिए जैसे 66 kV को हमने वोल्ट में लिखा तो 66 लिखा और kV हटाकर 3 जीरो लगा दी। 33 kV को हमने क्या लिखा, 33,000। ऐसे 66 को 66,000। तो ऐसे ही आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आज हमने आपको 50 MCQ का टाइप क्वेश्चन बताएं। ठीक, अगर आप वैसे देखें तो आपको 50 से कितने ज़्यादा बता दिए हैं, 70-80, कम से कम 70-80 आपको MCQ टाइप क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में बताए गए हैं। तो अगर आप वीडियो को अच्छे से एक बार और देख लें तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो कम से कम इन MCQ टाइप क्वेश्चन को आप नोट कर लें। जो आपने 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़े हैं इसके पहली वाली वीडियो में और इस वाली वीडियो में, इन दोनों MCQ टाइप क्वेश्चन को आप एक फेयर कॉपी में नोट कर लें। ठीक, इसी का आप रिवीजन कर कर पेपर देने जाएं या ऑनलाइन पेपर जब भी आप दें तो इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। और आपको बता दें टॉपिक वाइज आपको MCQ क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि टॉपिक वाइज हम नोट्स बनाते हैं, ऐसे ही आपको MCQ क्वेश्चन भी बनाए जा रहे हैं। तो आपके जो नोटबुक हैं, किताबें हैं, उन्हीं में से आपके MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट की पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पर क्लिक करें और सभी टॉपिक डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।